मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरी फूफी एक 35 साल की इंतहाई खूबसूरत दिलकश खातून थी, मगर नज़र आने में अब भी नौजवान सी लगती थी। वो हमारे यहाँ मुलाजमा का काम करती थी, लेकिन वो मुझे अपना समझती थी। एक दिन फूफी बोली कि आज मैं तुम्हारे पाँव पर तेल लगा देती हूँ। मैं उनको बार बार रोकता रहा कि नहीं फूफी छोड़ दो, मगर वो जिद करके मेरे कमरे में दाखिल हो गई और तेल लेकर मेरे पाँव का मसाज करने लगी। मसाज करते करते इसका हाथ मेरे पाँव के ऊपर पहुंचने लगा, जिससे मेरे एहसासात उभरने लगे। फिर एक निगाह फूफी की आंखों में डाली तो इसकी आंखों में वो कशिश थी जिसका मैं ख्याल भी नहीं कर सकता था। फिर अचानक से वो मेरे ऊपर चढ़ गई, जिससे मैं अपने एहसासात पर काबू ना पा सका और फूफी को पूरी रात। दोस्तों, कहानी से पूरा लुत्फ लेने के लिए वीडियो को इख्तिताम तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। मेरा नाम अली है और मेरी उम्र अभी 17 साल है। मेरी फूफी बहुत दिलकश थी, वो मेरा बहुत ही ध्यान रखती थी, मगर मैंने कभी नहीं ख्याल किया था कि मुझे अपनी फूफी को इस तरह देखने का मौका मिलेगा। मुझे नहीं मालूम था कि जिसने बचपन में मेरा इतना ध्यान रखा, इसका मुझे देखने का अंदाज इस तरह तब्दील हो जाएगा। एक बार मेरे वालिदैन 3 महीने के लिए दुबई चले गए। इस वक्त मेरी उम्मी ने घर का काम करने के लिए एक मुलाजमा रख ली थी। दूसरे दिन सुबह के 9 बजे घर की बैल बजी। इस वक्त मेरी उम्मी और अबू दुबई जाने के लिए घर से रवाना हो गए थे। इस वक्त में जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि मेरे सामने एक बहुत ही दिलकश खातून खड़ी थी। वो मुझसे बोली कि इस घर में एक मुलाजमा की ज़रूरत है ना। मैंने कहा हाँ, मेरी उम्मी ने आपको बुलाया होगा। फिर मैं इस खातून को फ़ौरन अपने घर के अंदर बुला लिया, मगर वो खातून कुछ ज़्यादा ही होशियार निकली। जितनी वो नज़र आने में दिलकश थी, इतनी ही वो चालाक भी थी, क्योंकि इसे फ़ौरन मालूम हो जाता था कि घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। फिर मैंने अपनी उम्मी को कॉल करके बताया कि घर पर एक मुलाजमा आई है, तो उम्मी बोली कि हाँ, इसे मैंने ही तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मुलाजमा के आने की खबर सुनकर उम्मी की भी तशवीश खत्म हो गई। दिन भर के काम के बाद जब शाम को मुलाजमा को काम से फारिग होने का वक्त हो गया, इस वक्त मुलाजमा बोली, अली मैं सुबह से तुम्हारे साथ हूँ, मगर तुम अभी भी मुझे पहचान नहीं पाए। इसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक बड़ा सवाल उठ गया। तब मैंने इससे कहा कि मैं जानता हूँ कि अब दूसरों के घर में काम करने वाली खातून हो, इसके अलावा आपकी दूसरी शनाख्त किया हो सकती है। मेरी इस बात पर वो बोली, मैं इस घर में मुलाजमा बनकर ज़रूर आई हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी मुँह बोली फूफी के नाम से जानी जाती थी। मेरा नाम राबिया है। मैं तुम्हें बचपन में बहुत पालती थी। मैं तुम्हारी फूफी हूँ। मुझे अब समझ में आया था कि मेरी देखभाल के लिए मेरी उम्मी ने फूफी को मेरे पास भेजा था, मगर ये बात मुझे मालूम ही नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था कि राबिया मेरी फूफी है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो इसे बचपन की बातें भी याद नहीं रहती। इस दिन मेरे साथ भी वही हुआ था, मगर मुझे उनका नाम याद था। इसीलिए जैसे ही राबिया फूफी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे इसकी हरकत से एक अलग ही एहसास होने लगा। इस दिन मैं इतने सालों के बाद अपनी मुँह बोली फूफी से मिला था, इसीलिए मैं बहुत खुश था। जब उन्होंने देखा कि मैंने उन्हें पहचान लिया है तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। इस वक्त शाम के 8 बज रहे थे, तो मैंने फूफी से कहा कि अब घर का सारा काम हो गया है, तो अब आप जा सकती हैं, मगर कल वक्त पर काम पर आ जाइएगा। मेरी बात सुनकर वो बोली, अली बेटा, मेरे पास रहने के लिए अपना घर नहीं है। अगर आप मुझे कुछ पैसे कम भी दोगे तो भी चलेगा, मगर अगर मुझे रहने के लिए कमरा दे दो तो वो अच्छा रहेगा। इसकी बात सुनकर मैंने अपनी उम्मी को कॉल की और मैंने अपनी उम्मी को इसके बारे में सब कुछ बता दिया। तब उम्मी ने कहा कि हमारे घर में बहुत कमरे खाली पड़े हैं, तुम उनमें से एक कमरा इसे दे दो। अगर वो घर में रहेगी तो वो तुम्हारा ख्याल अच्छे से कर दिया करेगी, तुम्हें भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मी की बात मानकर मैंने उन्हें घर में एक कमरा दे दिया। वो अपने साथ कोई भी सामान लेकर नहीं आई थी, इसीलिए मैंने उन्हें उम्मी के कुछ पुराने लिबास दे दिए। फिर मैंने उनसे कहा कि उम्मी के कमरे में आप अपने लिबास बदल लेना। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर आ गया। कुछ देर के बाद मैं उम्मी के कमरे में वापस चला गया, क्योंकि मुझे उनके कमरे से चार्जर लेना था। इसे वक्त में ये भूल गया था कि फूफी कमरे में लिबास बदल रही है। जब फूफी को लिबास बदलते देखा तो अपनी आंखें बंद कर ले, मगर फूफी को मुझे देखकर कोई हया नहीं आई। वो खामोशी से अपने लिबास पहन रही थी। फिर उन्होंने कहा कि अली, यहाँ आओ, मेरे सामने बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हारी उम्मी का ये जोड़ा मुझ पर कैसा लग रहा है। जब वो अपने लिबास बदल रही थी तब भी वो मुझे अपने पास बुला रही थी, मगर मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। फूफी नजर आने में बहुत दिलकश और नौजवान लग रही थी। वो एक नौजवान लड़की की तरह लग रही थी। कुछ ही देर में वो मेरी उम्मी की शलवार पहनकर उनके कमरे से बाहर आ गई। इस पुरानी शलवार में फूफी बहुत दिलकश लग रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। उन्हें काम पर आए 10 दिन हो गए थे। फिर वो मुझे अपने बचपन की यादों के बारे में बताने लगे। मुझे बचपन की बातें याद आने लगी थीं। फूफी ने मुझे बचपन की याद दिला
कर मुझे थोड़ा परेशान कर दिया था। एक दिन मैं नहाकर अपने कमरे में लिबास बदल रहा था, तभी फूफी वहां आ गई और बोली, अली लो, आज मैं तुम्हारी मसाज कर देती हूँ। फूफी की ऐसी बातें सुनकर मैं बिल्कुल हैरान हो गया। मैंने कहा, नहीं फूफी, मैं खुद ही कर लूंगा, मुझे दूसरों से हया आती है। फिर मैंने फूफी से कहा, अब मसाज का काम छोड़ें, अब बावर्ची खाने में जाकर ये देखें कि नाश्ते में क्या तैयार करना है। मेरे बार बार रोकने पर भी वो मुझे मसाज के लिए जिद करती रही। मैंने सोच लिया था कि फूफी चाहे कितना भी जोर लगा ले, मैं उनसे मसाज नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया था तो मुझे हया आती थी। मैंने एक निगाह फूफी को गौर से देखा, वो मायूस होकर वहीं बैठ गई थी। फिर इसने मुझसे कहा कि तुमने मेरे हाथ से मसाज नहीं करवाई, मगर मुझे लिबास पहना दो। मैं खामोशी से उनके सामने अपना सर झुकाकर उन्हें अपना लिबास दे दिया। फिर मुझे लिबास पहनाने लगी। वो मुझे लिबास पहनाने के बाद मेरे बाल भी संवारने लगी। इस वक्त मेरे दिल में खूबसूरत फूफी को देखकर कई तरह के ख्यालात आ रहे थे। मैं उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं सोच सकता था। एक दिन मैंने फूफी से कहा कि आप इस घर को अपना ही समझीं। फिर वो वैसे ही रहने लगी जैसे सच में वो इसका अपना घर हो। एक दिन शाम को दोस्तों के साथ एक तकरीब में जा रहा था। फिर फूफी ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने इसे कहा कि मैं एक तकरीब में जा रहा हूँ। इस पर वो बोली कि तुम मेरे साथ घर में इकट्ठे रहते हो और तकरीब में अकेले जा रहे हो। कभी कभी मैंने फूफी से कहा कि मैं आपको बाहर घुमाने के लिए ले जाने को तैयार हूं, मगर तुम्हें अच्छे से तैयार होकर एक दुल्हन की तरह मेरे साथ चलना होगा। मेरी इस बात पर फूफी तैयार हो गई। फिर मैंने उम्मी के कमरे से एक अच्छी शलवार निकालकर फूफी को दे दी और कहा कि इसे पहनकर अच्छे से तैयार हो जाओ, क्योंकि वहां तकरीब बड़ी शानदार थी। जब वो तैयार होकर उम्मी के कमरे से बाहर आई तो उन्हें देखकर मेरी आंखें चमक उठीं, क्योंकि फूफी की खूबसूरती की चमक ने मुझे हैरान कर दिया था। मुझे लगा कि वो उम्र रसीदा खातून है, मगर वो तो बहुत ही नौजवान लड़की की तरह दिलकश लग रही थी। वो मेरी उम्मी के कमरे से पूरी शलवार नहीं बल्कि उनकी आधी शलवार पहनकर आई थी और उन्होंने आराइश भी की थी, जिससे वो नजर आने में बहुत ज्यादा दिलकश लग रही थी। आज मैंने एक ऐसी खातून को देखा था जो आधी शलवार में एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही थी। वो बिल्कुल भी 35 साल की नहीं लग रही थी, क्योंकि ऐसे शलवार में उनका जिस्म भी बहुत नाजुक और खूबसूरत लग रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उनके वजूद पर पड़ी तो मैं शर्म से अपना सर झुका दिया। फिर जैसे ही फूफी मेरी तरफ बढ़ी, उनका पांव फिसलकर जूते से निकल गया और वो मेरे ऊपर गिर गईं। अब उनके जिस्म की महक मेरे चारों तरफ फैल गई, जिससे मेरे वजूद में एक अजीब सी हलचल पैदा होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरी दुनिया ही तब्दील होने वाली है। मैं फूफी को अपने ऊपर से उठाने की कोशिश कर रहा था, मगर फूफी मेरे ऊपर से उठ नहीं पा रही थी। फिर मेरी हालत बिगड़ने लगी, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। तब मुझे भी होश न रहा और मैंने उन्हें धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। मैंने उनसे कहा कि आपने जो आराइश अपने ऊपर की है, इससे आप एक मॉडल की तरह नजर आ रही है। मैंने कहा कि आप अपना हील वाला जूता उतार कर रख दें। फिर मैंने उन्हें अपनी उम्मी का एक सादा सा जूता दिया जो बिना हील के था। इसे फूफी पहनकर मेरे साथ चलने लगी। जब हम दोनों कार में बैठकर तकरीब के लिए निकले तो मेरी नज़र फूफी के ऊपर ही थी। तकरीब में भी मेरे दोस्तों को लगा कि वो मेरी महबूबा है। सच में फूफी मुझे महबूबा की तरह लग रही थी। इसीलिए तकरीब में मेरे सभी दोस्तों ने सोचा कि वो मेरी मोहब्बत है। इसने गलतफहमी दूर करने की बजाय और सबब पैदा कर दिया था। मेरे सभी दोस्तों से उन्होंने बताया कि मैं अली की दोस्त हूँ। जब हम तकरीब से निकले तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर वो बोली, तुम्हारा चेहरा तो तब ही देखने के लायक था जब तुम्हारे दोस्तों ने सोचा कि मैं तुम्हारी महबूबा हूँ और मैं इसे तुम्हारे चेहरे पर देख सकती थी। तो मैंने सबकी बात पक्की कर दी और सबको बता दिया मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया तो मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ। जैसे ही फूफी ने मुझे ये कहा तभी मैंने कहा कि आपको माजरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी किया वो दुरुस्त था। इस पर उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। जब तुम 3 साल के थे तब से मैंने तुम्हारी देखभाल की है, इसीलिए मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं उनकी बात सुनकर मुस्करा दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब तो हमारी दोस्ती के बारे में सबको पता चल गया है, तो अब मैं सच में तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। इस दिन के बाद से फूफी मेरी दोस्त बन गई। फिर मैंने उनसे बोला कि अब आपको मेरी फूफी बनने की उम्र भी गुजर गई। फिर वो बोली कि फिर तुम मुझे राबिया के कर बुलाना, ये हम दोनों के लिए दुरुस्त रहेगा ना। वो एक उम्र रसीदा खातून थी, इसीलिए मुझे उन्हें उनके नाम से बुलाने में थोड़ी हया आ रही थी।
मगर नजर आने में बहुत ही दिलकश नौजवान लड़की की तरह लग रही थी। इसीलिए तो मेरे मुंह से राबिया बड़े ही प्यार से निकल गया। अब फूफी मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर किसी नई दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। फिर हम बातें करते हुए घर पहुंच गए थे। इस वक्त हम दोनों थक चुके थे, इसीलिए घर पहुंचते ही हम अपने कमरे में चले गए। अगले दिन मैं कश्मकश में था कि कॉलेज जाने से पहले कौन सी कमीज पहनूं। जैसे ही मैंने अपनी उम्मी को कॉल करके पूछना शुरू किया कि मुझे कौन सी कमीज पहननी चाहिए, तभी फूफी मेरे कमरे में दाखिल हुई। इसके बाद उसने मुझे फ़ोन रखने को कहा। वो बोली कि जब तुम्हारी फूफी घर पर है तो तुम्हें अपनी उम्मी को कॉल करके परेशान करने की क्या ज़रूरत है। तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते अब ये मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर तुम मुझे ये भी पूछ सकते हो, क्योंकि मेरी पसंद इतनी बुरी नहीं। फिर फूफी ने मुझे अपनी पसंद की एक कमीज़ दी। इसे पहनने के बाद मैं तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गया। इस रात फूफी मेरे कमरे में आई। फिर वो मुझसे बोली तुम बहुत थक गए हो, इसीलिए आज मैं तुम्हारे सर को तेल से मसाज करूंगी। जैसे उनका हाथ मेरे बालों में घूमने लगा मेरे रूंगटे खड़े हो गए। फिर धीरे धीरे उनका हाथ मेरे बालों से मेरी पेट पर चला गया। मेरी उम्मी के पास ये सब करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरी उम्मी ने मुझे कब ऐसी तेल की मसाज की थी। वो तो अपने काम में मसरूफ रहती थी, इसीलिए उन्हें वक्त नहीं मिल पाता था। मगर आज फूफी अपने हाथों से मेरी सर को तेल की मसाज कर रही थी। जब वो मसाज कर रही थी तो मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि फूफी मेरे पाँव के पास सो रही है। ये देखकर मैं घबरा कर उठ बैठा और फिर मैंने फूफी को भी जगाया। मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ मेरे पाँव के पास क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि कल जब मैं तुम्हें तेल की मसाज कर रही थी तो मेरी भी आंख लग गई थी। आज सुबह फूफी ने मुझे एक सवाल किया जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि रात को कुछ देर के लिए मैंने तुम्हारी कंधे पर हाथ रखा था जिससे तुम जल्द सो गए। क्या तुम्हारी उम्मी तुम्हें वक्त नहीं देती है? क्या तुम्हें कभी मसाज नहीं की गई? मैंने उनको ये नहीं बताया कि मेरी उम्मी को अपने काम से मेरे लिए वक्त नहीं मिल पाता है। उन सब के बजाय मैंने इससे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी उम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती है। फिर फूफी ने अपना सर हिलाया और बाहर चली गई। कुछ ही देर में हम दोनों नाश्ते की मेज पर बैठ गए, तभी घर की बैल बजी। उम्मी अबू दोनों खड़े थे। मैं अपने वालिदैन को देखकर बहुत खुश था। जब उम्मी और अबू दोनों घर आए तो अबू की नज़र भी राबिया फूफी के ऊपर ही थी। वो उन्हें ऊपर से नीचे तक देख रहे थे और फूफी भी बहुत दिलकश लग रही थी। अबू की नज़रें उन पर से हटाने के लिए मैं अबू के गिले से लग गया। उम्मी राबिया को बहुत अच्छे से जानती थी। अबू तब फिर से अलग ही निगाह से राबिया की तरफ देखे जा रहे थे। इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं। उनका इस तरह से राबिया को घूरना मुझे परेशान कर रहा था। रात को खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में चले गए, मगर राबिया फूफी अभी बावर्ची खाने की सफाई कर रही थी। बावर्ची खाने की सफाई करने के बाद वो अभी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैं उनसे मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया, क्योंकि आज हमारे पास कहने को कुछ तो था। फूफी मुझे अपने कमरे में देखकर चौंक गई। फिर मैं उनसे कहा कि आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपका अली। इस पर फूफी बोली कि तुम इतने अचानक से आए कि मैं थोड़ा डर गई। फिर वो पूछने लगी कि बताओ कुछ काम था क्या? मैंने कहा नहीं फूफी, कोई काम नहीं था। हमने आज ज्यादा बात नहीं की, इसीलिए मैं आपसे मिलने आ गया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो आधी रात को भी मुझे कॉल कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ मौजूद हूँ। वो मुझसे बिना कोई सवाल किए मेरी बात मान गई। फिर मैं जल्दी से इसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह के 9 बज रहे थे, मगर अभी तक नाश्ता नहीं बना था, जबकि फूफी हर दिन मेरे लिए 8 बजे नाश्ता बना देती थी। आज 9 बजे तक मुझे नाश्ता नहीं मिला। इसीलिए मैं बावर्ची खाने में ये देखने के लिए गया कि नाश्ते में देर क्यों हो रही है। मैं जैसे बावर्ची खाने में गया तो देखा कि फूफी अपना चेहरा नीचे किए हुए खड़ी थी। वो गहरी सोच में गुम थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। फिर वो बोली कि तेरे अबू। वो आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अबू बावर्ची खाने में आ गए। अबू को देखकर उन्होंने अपना सर मेरी तरफ से मोड़ लिया। कल जब से अबू घर आए थे तब से अबू की बुरी नज़र राबिया पर थी। मैं उनकी बुरी नज़र साफ देख सकता था।
राबिया फूफी सिर्फ मेरी फूफी नहीं थी बल्कि अब हमारे दरमियान तो दोस्ती हो गई थी। मैं इसको इस तरह परेशान होते नहीं देख सकता था। इसीलिए मैं जानना चाहता था कि एक दिन में अबू ने इसके साथ ऐसा किया कि वो इतनी डर गई थी। मैं आज रात सोने के लिए अपने कमरे में चला गया मगर मेरा दिल बेचैन हो रहा था। मैंने सोचा कि मुझे राबिया फूफी से बात करनी चाहिए। इसीलिए मैं अपना कमरा छोड़कर सीधा राबिया फूफी के कमरे में चला गया। जब उनके कमरे के पास पहुंचा तो देखा कि मेरे वालिद राबिया के कमरे में थे। उन्होंने उनके हाथों में ढेर सारे पैसे रखे। हाँ, ये देखकर मुझे लगा कि कहीं अबू ने राबिया फूफी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मैं सोचने लगा कि अबू उन्हें अचानक इतने पैसे क्यों दे रहे हैं। सामने का मंजर देखकर मेरे दिल में एक ही सवाल उठ रहा था। वो इस वक्त अबू से कह रही थी कि जब तक मैं अली से नहीं मिलूंगी तब तक मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। फिर मैं सोचने लगा कि शायद राबिया फूफी मुझसे मोहब्बत करने लगी है। इसीलिए बना वक्त ज़ाय किए मैं उसके कमरे में चला गया। मैंने अबू से कहा कि आप राबिया फूफी के साथ किया कर रहे थे। मैंने अबू से सवाल किया तो वहाँ उम्मी भी आ गई। जब उन्होंने मुझे वहाँ देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। उम्मी और अबू के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। फिर मेरे वालिदैन मुझसे कहने लगे कि तुम अपने कमरे में जाओ। मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं जानना चाहता कि यहाँ क्या हो रहा है और अपने राबिया फूफी के साथ किया है। तभी राबिया फूफी मेरे पास आई और मेरे गिले से लगकर रोने लगी। फिर वो मुझसे बोली कि अली, एक तुम ही हो जो मुझे समझते हो। जब से मैं घर में आई हूँ तब से मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में हकीकत बताना चाहती थी, मगर एक इंसान होने के नाते इतना कहकर राबिया फूफी मुझसे चिपक कर रोने लगी। मैंने भी अपने वालिदैन के सामने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया और अपने वालिदैन से कहा कि आप किसी गरीब मुलाजमा के साथ कुछ भी बुरा करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तब मेरे अबू ने कहा कि बेहतर होगा कि तुम तो चुप रहो या यहाँ से चली जाओ। तभी अचानक राबिया फूफी मेरे सामने चलाने लगी। उन्होंने कहा कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं अली को तुम्हारी सारी हकीकत बता दूंगी। फिर वो बोली कि अली, तुम अपने अमीर वालिदैन के बेटे नहीं हो, तो मेरी बड़ी भाभी के बेटे हो। तुम्हारी उम्मी का नाम ज़ैनब है। ज़ैनब कुछ साल पहले इस घर में काम करने आई थी। इसने 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। उनमें से एक को इसके मालिक ने गोद ले लिया था। अब मैं तुम्हारे दूसरे भाई की देखभाल कर रही हूँ। मैं तुम्हारी भी अच्छे से देखभाल करूंगी। तुम अभी मेरे साथ चलो। इतना सुनने के बाद मैंने राबिया फूफी को अपने से दूर कर दिया। फिर मैंने इससे कहा कि मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं। आप मेरी फूफी भी होगी मगर मैं आपके साथ जाकर अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। आप ये गलत कह रही हैं कि ये मेरे वालिदैन नहीं। आप उन्हें धमकी दे रही हैं कि आप इन्हें सच बता देंगे मैं उनका बेटा नहीं हूँ। इसीलिए वो मुझे खोने से डरते हैं क्योंकि उन्होंने एक उम्मी और अबू की तरह मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। अब मैं सारी हकीकत जान गया हूँ और आपके मंसूबे ऐसे सुनने में मुझे कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे मेरे सोच से भी बेहतर जिंदगी दी है। फिर उम्मी और अबू फूफी को पुलिस को देने जा रहे थे मगर मेरे जुड़वां भाई की वजह से फूफी ने उनसे छुटकारा पा लिया क्योंकि वहाँ इसकी देखभाल वही कर रही थी। ऐसे ही कुछ पैसे इसने कुछ साल पहले मेरे वालिदैन से लिए थे। मेरे जन्म के बाद मेरी उम्मी का इंतकाल हो गया था। उन्होंने मेरे बड़े भाई की ठीक से देखभाल नहीं की और उसने इसकी अच्छी तरबियत नहीं की थी और इसीलिए आज फूफी ने इधर उधर से छोड़कर पैसे कमाकर अपना गुजारा कर रही थी और अभी वो मेरे वालिदैन से पैसे लौटने के लिए ही आई थी। इसने घर से कुछ महंगी चीज़ें भी बेच दी थी, वो इसे भी वापस नहीं दे रही थी तो इसने मेरे वालिदैन से 10 लाख रुपए की मांग की थी। मगर इस बार मेरे वालिदैन ने इसे इतनी बड़ी रकम देने से इनकार कर दिया। इसीलिए फूफी धमकी दे रही थी। उम्मी और अबू इसे कुछ पैसे देकर हमारे घर से बाहर निकाल रहे थे मगर इसने मेरा भरोसा जीतने की अच्छी कोशिश की थी। पर जैसे इसकी हकीकत सामने आई तो मेरे दिल में उनके लिए वो सारा प्यार एक झटके में निकल गया। कुछ साल पहले मेरे वालिदैन ने मुझे गोद लेने के लिए राबिया फूफी को पैसे दिए थे मगर वो उन पैसों को ठीक से रख नहीं पाई, ना ही वो मेरे बड़े भाई को अच्छे से परवरिश दे पाई। अगर उन्होंने संभाल कर रखे होते अपने पैसे और वक्त की कदर की होती तो आज उनका बेटा बेहतर रास्ते पर होता और किसी अच्छे इंसान के रूप से इतना ही बड़ा नाम रोशन करता। मगर फूफी ने ना तो इसे अच्छी जिंदगी दी और ना ही अच्छी तरबियत दी। इसीलिए आज उन्हें झूठ बोलकर अपनी जिंदगी गुजारने का वक्त आ गया था। कहते हैं कि रिश्ते पैसों से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं क्योंकि बच्चों को पैसों से अच्छा खाना अच्छा लिबास तो मिल सकता है मगर पैसों से कभी अच्छी तरबियत नहीं मिल सकती। झूठ बोलकर अब कुछ वक्त के लिए वो सब सुकून तो पा सकते हैं लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद इससे कहीं ज्यादा आपको अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़ता है क्योंकि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। इसलिए आप अपनी जिंदगी में अपने ज़ाती फायदे के लिए रोजाना
कितने ही झूठ बोलते हैं, क्या ऐसा करना दुरुस्त है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। शुक्रिया दोस्तों।